एक दिन दरबार लगा हुआ था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे। अमीर, वजीर, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। लेकिन शहंशाह अकबर के चेहरे पर वो रोज वाली रौनक नहीं थी। उनकी गहरी आंखें किसी सोच में डूबी थी। लेकिन हर कोई जानता था कि जब शहंशाह अकबर इस तरह खामोश होते हैं तो या तो कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है या फिर उनके दिमाग में कोई ऐसा सवाल कौंध रहा होता है जो दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के भी पसीने छुड़ा दे। अचानक अकबर ने अपनी नजरें उठाईं और पूरे दरबार पर एक गहरी दृष्टि डाली। उनकी नजरें बीरबल पर आकर टिक गई, जो हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से अपने स्थान पर खड़े थे। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए, मानो उन्हें पहले से ही अंदाजा हो कि शहंशाह के मन में क्या चल रहा है। बीरबल, अकबर की भारी आवाज ने खामोशी को तोड़ा। आज हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद इस पूरी कायनात में किसी के पास नहीं है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल की बुद्धिमानी से हमेशा जलते थे, मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि आज बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका है। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, हुक्म करे जहांपनाह। ये नाचीज आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेगा। आखिरकार सवालों से ही तो ज्ञान के नए दरवाजे खुलते हैं। अकबर मुस्कुराए। बात तो तुम पते की करते हो बीरबल, तो सुनो हमारा सवाल। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सवाल जितना सरल सुनाई देता है उतना है नहीं। पूरा दरबार कान लगाकर सुनने लगा। अकबर ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, बीरबल, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी इस विशाल सल्तनत में हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी के दिल में वो कौन सी एक चीज है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है, लेकिन उसे दुनिया के सामने कबूल करने से सबसे ज्यादा डरता भी है। सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा सवाल था? एक ही चीज जो हर कोई चाहता भी है और उसे मानने से डरता भी है। ये तो विरोधाभास था। एक सरदार ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, इसका जवाब तो दौलत है। हर कोई दौलत चाहता है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, दौलतमंद लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें दौलत की परवाह नहीं, वो तो बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और पछीर तो दौलत को हाथ का मैल बताते हैं। तो ये जवाब नहीं हो सकता। मुल्ला दोप्याजा ने फौरन कहा, आलीजा, इसका जवाब ताकत है। हर इंसान ताकतवर बनना चाहता है, ये भी तलत है। अकबर ने कहा, कई लोग शांति और सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं। उन्हें ताकत और सियासत के झंझटों से कोई लेना देना नहीं होता। और जो ताकतवर हैं, वो अक्सर दिखाते हैं कि वो कितने विनम्र हैं। एक के बाद एक कई जवाब आए, इज्जत, शोहरत, ज्ञान, प्यार। लेकिन अकबर हर जवाब को किसी न किसी तर्क से खारिज कर देते। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो अब तक चुपचाप खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। तो बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास भी हमारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? क्या आज तुम्हारी चतुराई ने भी जवाब दे दिया? बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े। जहांपनाह, सवाल वाकई बहुत गहरा है। इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा, नहीं किसी विद्वान की कही बातों में। इसका जवाब तो इंसानी फितरत की गहराइयों में छिपा है। तो फिर बताओ वो जवाब, अकबर ने अधीरता से कहा। बीरबल ने कहा, आलीजा, जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन सिर्फ कहकर आप यकीन नहीं करेंगे। मुझे अपना जवाब साबित करने के लिए 1 हफ्ते का समय और सल्तनत के खजाने से 10,000 सोने की अशर्फिया चाहिए। यह सुनते ही पूरा दरबार चौंक गया। 10,000 अशर्फिया, एक सवाल के जवाब के लिए इतनी बड़ी रकम? मुल्ला दोप्याजा ने तंज कसा, लगता है बीरबल को जवाब नहीं, बल्कि अशर्फियों में दिलचस्पी है। ये तो साफ साफ तजाना थाली करने की तरकीब है। जहांपनाह, अकबर की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल,
हम तुम्हारी बात मानते हैं। तुम्हें 1 हफ्ते का समय और 10,000 अशर्फिया दी जाती है। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपने जवाब से हमें संतुष्ट नहीं कर पाए तो तुम्हें इसका ठामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा और अशर्फियों की थैली लेकर दरबार से चले गए। अगले 7 दिनों तक आगरा शहर में एक अजीब सी हलचल रही। बीरबल ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की, नहीं किसी से सवाल जवाब किए। वो बस खामोशी से कुछ तैयारी करते रहे। उन्होंने शहर के कुछ सबसे प्रतिष्ठित लोगों की एक सूची तैयार करवाई। इस सूची में शहर का सबसे बड़ा सेठ, सबसे ज्ञानी हकीम, सबसे बहादुर सिपह सालार और सबसे इज्जतदार मौलवी शामिल थे। 1 हफ्ते बाद दरबार फिर से लगा। आज का दिन फैसले का दिन था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल क्या जवाब देते हैं और उनका क्या हश्र होता है। अकबर भी सिंहासन पर बैठे उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में वही अशर्फियों वाली थैली थी। तो बीरबल, अकबर ने पूछा, 1 हफ्ता पूरा हो गया, क्या तुम उस राज से पर्दा उठाने के लिए तैयार हो जो हर इंसान के दिल में छिपा है? जी जहांपनाह, बीरबल ने शांति से कहा। लेकिन जैसा मैंने कहा था, मैं सिर्फ जवाब दूंगा नहीं, बल्कि उसे साबित भी करूंगा। मैंने पिछले 1 हफ्ते में आगरा के कुछ नामी गिरामी लोगों से मुलाकात की। बीरबल ने एक एक करके उन लोगों को दरबार में हाजिर होने का इशारा किया। सबसे पहले शहर के सबसे अमीर सेठ धनीराम जी आगे आए। वो अपने कीमती लिबास और जवाहरात से लदे हुए थे। बीरबल ने उनसे पूछा, सेठ जी, आप आगरा के सबसे दौलतमंद इंसान हैं। क्या आप भरे दरबार में ये स्वीकार कर सकते हैं कि आप इस सल्तनत के सबसे बड़े मूर्ख हैं? सवाल सुनकर सेठ धनीराम का चेहरा लाल हो गया। ये क्या बेहुदगी है बीरबल? मैं और मूर्ख? मेरी अथल और व्यापार की समझ की मिसालें दी जाती है। मैं ये अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीरबल मुस्कुराए और सोने की अशर्फियों से भरी एक छोटी थैली सेठ के आगे करते हुए बोले, सेठ जी, अगर आप बस एक बार, सिर्फ एक बार सबके सामने कह दे कि मैं मूर्ख हूं, तो ये 500 अशर्फियां आपकी हो जाएंगी। 500 अशर्फिया। सेठ की आंखें एक पल को चमकी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इज्जत का कयाल किया। भरे दरबार में खुद को मूर्ख कहना? उनकी सारी साख मिट्टी में मिल जाती। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया और कहा, मुझे तुम्हारी अशर्फिया नहीं चाहिए। मेरी इज्जत इन चंद सिक्कों से कहीं ज्यादा है। इसके बाद बीरबल ने शहर के सबसे बड़े ज्ञानी हकीम साहब को बुलाया। उनसे भी वही सवाल किया और वही शर्त रखी। हकीम साहब आगब बुला हो गए। बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं, जिसने हजारों किताबें पढ़ी हैं, जिसे ज्ञान का सागर कहा जाता है, खुद को मूर्ख कहूं? धिक्कार है। उन्होंने भी अशर्फिया लेने से साफ इनकार कर दिया। फिर बारी आई सबसे बहादुर सिपह सालार शमशेर तान की। उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बीरबल ने उनसे भी वही कहा। शमशेर तान ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, बीरबल, अपनी जबान को लगाम दो। एक सैनिक के लिए उसकी इज्जत और शान उसकी जान से भी बढ़कर होती है। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन ये अपमान नहीं सहूंगा। एक एक करके सभी प्रतिष्ठित लोगों ने खुद को मूर्ख कहने के बदले में 500 अशर्फिया लेने से मना कर दिया। किसी ने अपनी इज्जत का वास्ता दिया, किसी ने ज्ञान का, तो किसी ने बहादुरी का। पूरा दरबार हैरान था। बीरबल ये सब क्यों कर रहे थे? इसका अकबर के सवाल से क्या लेना देना था? जब सब इनकार कर चुके, तो बीरबल वापस अकबर के सिंहासन के पास आए। उन्होंने वो 10,000 अशर्फियों वाली भारी भरकम थैली उठाई और उसे अकबर के कदमों में रख दिया। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, अब यही सवाल और यही शर्त मैं आपके सामने रखता हूं। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, आलीजा, ये पूरी 10,000 अशर्फिया आपकी हो सकती है।
ये सल्तनत के खजाने में वापस नहीं जाएंगी, बल्कि आपकी निजी संपत्ति बन जाएंगी। शर्त बस वही है, आपको भरे दरबार में अपने सभी वजीरों और प्रजा के सामने बस एक बार ये कहना है कि मैं मूर्ख हूं। ये सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। मुल्ला दुप्याजा की आंखें तो जैसे बाहर आ गई। ये तो सीधी सीधी शहंशाह की तौहीन थी, गुस्ताखी की हद थी। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। बीरबल, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम हिंदुस्तान के शहंशाह से ये कहने के लिए कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिंहासन के पास खड़े सैनिकों ने अपनी तलवारें खींच ली। माहौल में जबरदस्त तनाव था। ऐसा लगा कि अगले ही पल बीरबल का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन बीरबल शांत रहे। उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो बस मुस्कुराते रहे। अकबर कुछ पल गुस्से में बीरबल को घूरते रहे। 10,000 अशर्फिया एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उसके बदले में क्या देना था? अपनी शान, अपनी बादशाहत का गौरव। भरे दरबार में खुद को मूर्ख कहना, यह तो असंभव था। उनके पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। प्रजा क्या सोचती? इतिहास उन्हें किस नाम से याद रखता? अकबर ने एक लंबी सांस ली। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था और उनकी जगह एक गहरी सोच ने ले ली थी। वो बीरबल की इस पूरी योजना के पीछे छिपे मकसद को समझने लगे थे। उन्होंने अपनी तलवारें खींचे हुए सैनिकों को हाथ के इशारे से रुकने को कहा और वापस सिंहासन पर बैठ गए। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आश्चर्य का भाव था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल, साफ साफ कहो। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और बोले, माफी चाहूंगा जहांपनाह, अगर मेरी किसी बात से आपकी शान में कोई गुस्ताखी हुई हो। लेकिन यही तो आपके सवाल का जवाब है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह जवाब कैसे हुआ? बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहांपनाह, आपने पूछा था कि वो कौन सी एक चीज है जो हर इंसान चाहता है पर उसे कबूल करने से डरता है। वो चीज है मुफ्त का माल। दरबार में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। मुफ्त का माल? बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो सेठ हो, विद्वान हो, सैनिक हो या फिर, मापी के साथ कह रहा हूं, एक शहंशाह ही क्यों न हो, हर कोई चाहता है कि उसे बिना मेहनत किए, बिना कोई कीमत चुकाए कुछ मिल जाए। ये एक ऐसी इच्छा है जो सबके मन के किसी कोने में दबी होती है। सेठ धनीराम को 500 अशर्फिया चाहिए थी, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। हकीम साहब को भी वो अशर्फिया अच्छी लग रही थी, लेकिन अपने ज्ञान के अहंकार की कीमत पर नहीं। शमशेर तान को भी दौलत से परहेज नहीं था, लेकिन अपनी शान की कीमत पर नहीं। बीरबल ने एक पल रुककर अकबर की आंखों में देखा, और जहांपनाह, जब मैंने आपके सामने 10,000 अशर्फियों की पेशकश की तो एक पल के लिए ही सही आपके मन में भी ख्याल आया होगा, लेकिन आपने भी उसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी कीमत थी आपका आत्मसम्मान, आपकी बादशाहत का गौरव। तो जहांपनाह, बीरबल ने अपनी बात पूरी की। हर इंसान चाहता है बिना कुछ किए सब कुछ पाना, यही वो मुफ्त का माल है। लेकिन कोई भी इस बात को कबूल नहीं करना चाहता। कोई इसे अपनी इज्जत के सिलाब समझता है, कोई अपनी मेहनत की तौहीन, कोई अपनी बुद्धि का अपमान। हम सब दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने जो भी हासिल किया है अपनी काबिलियत और मेहनत से किया है। मुफ्त थोड़ी की इच्छा रखना एक ऐसी मानवीय कमजोरी है जो हम सब में है, पर उसे मानना हमारे गौरव और स्वाभिमान के सिलाब है। इसीलिए ये वो इच्छा है जिसे हर कोई चाहता है पर कबूल करने से डरता है। बीरबल के शब्द जैसे तीर की तरह सीधे निशाने पर लगे थे। पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर दरबारी अपने अंदर झांकने लगा और हर किसी को बीरबल की बातों में सच्चाई नजर आई। और फिर शहंशाह अकबर, जो अब तक पत्थर की मूरत बने सब सुन रहे थे,
उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फिर वो मुस्कान चौड़ी हुई और देखते ही देखते वो जोर जोर से हंसने लगे। ये कोई बनावटी हंसी नहीं थी, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली एक सच्ची खिलखिलाती हुई हंसी थी। उन्होंने अपने ही सवाल में खुद को इस तरह फंसते हुए और फिर सच्चाई का आईना देखते हुए पाया था कि वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। शहंशाह को हंसता देख दरबारियों का तनाव भी दूर हो गया। पहले कुछ वजीर मुस्कुराए, फिर दूसरे, और फिर देखते ही देखते पूरा दीवान एटास ठहाकों की गूंज से भर गया। ये किसी की हार जीत पर नहीं, बल्कि इंसानी फितरत की एक कड़वी मगर मजेदार सच्चाई के उजागर होने पर जश्न था। दरबार में सही मायनों में ठहाकों की बारिश हो रही थी। हंसी का दौर थमा तो अकबर अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और उसे गले से लगा लिया। वाह बीरबल, मान गए। तुमने न सिर्फ हमारे सवाल का एक नायाब जवाब दिया, बल्कि हमें ही आईना दिखाकर साबित भी कर दिया। तुमने हमें हमारे ही बिछाए जाल में ऐसा फंसाया कि हम निरुत्तर हो गए। तुम्हारी अक्लमंदी का कोई जवाब नहीं। अकबर ने तजांची को हुक्म दिया, ये 10,000 अशरफिया बीरबल को इनाम में दी जाए। ये खुद को मूर्ख कहने की थीमत नहीं, बल्कि इस सल्तनत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने का इनाम है। उस दिन के बाद दरबार में जब भी कोई मुश्किल सवाल आता तो हर कोई पहले ये जरूर सोचता कि कहीं इस सवाल के जवाब में वो खुद ही न फंस जाए। और बीरबल की बुद्धिमानी का एक और किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहानी 2। आगरा शहर में एक साहूकार रहता था जिसका नाम था जगत सेठ। जगत सेठ नाम का तो सेठ था, पर उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो सूदखोरी और बेईमानी के लिए कुख्यात था। गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना, ऊंचे ब्याज पर पैसा देना और फिर किसी न किसी बहाने उनकी जमीन जायदाद हड़प लेना उसका पेशा बन गया था। उसकी चालाकी ऐसी थी कि वो अपने सारे काले कारनामे कानून की किताबों में छिपी खामियों का फायदा उठाकर करता था, और कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाता था। शहर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था किशन। किशन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वो अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। एक साल बारिश कम हुई, फसल अच्छी नहीं हुई और उसी साल किशन की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पत्नी के इलाज और परिवार के पालन पोषण के लिए किशन को फौरन पैसों की जरूरत पड़ी। गांव और शहर के सारे परिचितों से मदद मांगने के बाद जब कहीं से कोई आसरा नहीं मिला तो भारी मन से उसे जगत सेठ के पास जाना पड़ा। किशन ने जगत सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। जगत सेठ ने किशन की परेशानी भांप ली। उसने बाहर से तो बहुत सहानुभूति दिखाई, मीठी मीठी बातें की और मदद करने का वादा किया। उसने कहा कि वो किशन को जरूर पैसे देगा, लेकिन एक शर्त पर। उसने एक कागज निकाला जो एक इकरारनामा था। जगत सेठ ने इकरारनामे के मुख्य बिंदु तेजी से पढ़कर सुनाए, ब्याज दर, पैसे चुकाने की अवधि वगैरह। किशन अनपढ़ था, उसे कागजी कार्यवाही की ज्यादा समझ नहीं थी। उसने सेठ पर भरोसा किया। सेठ ने कागज किशन के सामने रखते हुए कहा, देखो किशन भाई, ये मामूली कागज है। इसमें वही सब लिखा है जो मैंने तुम्हें बताया। बस एक छोटी सी बात और है नीचे कोने में। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, बस नियम है। किशन ने सेठ पर विश्वास करते हुए अंगूठा लगा दिया। उसने कागज ध्यान से पढ़ा ही नहीं, और पढ़ भी कैसे पाता। सेठ ने उसे पैसे दिए और कहा, जाओ अपनी पत्नी का इलाज करवाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। किशन सेठ का एहसान मानकर चला गया। किशन ने उन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवाया, जो धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ पैसे उसने बीज खरीदने और जमीन तैयार करने में लगाए, इस उम्मीद में कि अगली फसल अच्छी होगी और वो सेठ का कर्ज चुका देगा। समय बीतता गया, फसल की बुआई हो गई और अब बस बारिश का इंतजार था। लेकिन तभी एक दिन जगत सेठ किशन के घर आ धमका।
उसके साथ 2 हटे-कटे गुंडे भी थे। किशन सेठ को देखकर हैरान रह गया। अभी तो कर्ज चुकाने की तारीख भी नहीं आई थी। सेठ जी, आइए आइए, सब खैरियत तो है? किशन ने पूछा। जगत सेठ के चेहरे पर उसकी जानी पहचानी कुटिल मुस्कान थी। खैरियत कहा किशन मियां, तुमने तो इकरारनामे की शर्तें तोड़नी शुरू कर दी। किशन घबरा गया। शर्तें? कौन सी शर्तें सेठ जी? मैंने तो अभी तक कर्ज चुकाने की तारीख निकलने से पहले ही। अरे, पैसे चुकाने की बात नहीं कर रहा। सेठ ने उसे बीच में ही रोका। मैं उस छोटी सी शर्त की बात कर रहा हूं जो इकरारनामे के नीचे कोने में लिखी थी। तुमने ध्यान नहीं दिया लगता है, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हो। कौन सी शर्त सेठ जी? मुझे तो ऐसी कोई खास शर्त याद नहीं है। किशन ने चिंता से पूछा। वही शर्त जिसमें साफ लिखा है कि जब भी तुम उस पैसे से खरीदी गई किसी चीज का इस्तेमाल करोगे तो मुझे या मेरे किसी नुमाइंदे को वहां आकर उस चीज से निकलने वाली गर्मी या रोशनी या खुशबू का हक मिलेगा। जगत सेठ ने जोर देकर कहा। किशन और उसकी पत्नी ये सुनकर आवाक रह गए। ऐसी बेतुकी शर्त? उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। किशन ने कहा, सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई शर्त कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? ये देखो, इकरारनामा। इस पर तुम्हारा अंगूठा लगा हुआ है। जगत सेठ ने कागज किशन के मुंह के पास लाकर दिखाया। सचमुच वहां एक छोटी सी लिखावट थी जो तेजी से पढ़े जाने पर समझ में नहीं आती थी, और जिसमें वही अजीब शर्त लिखी थी। अब सुनो, जगत सेठ ने विजयी भाव से कहा, तुमने इन पैसों से लकड़ियां खरीदी, खाना बनाया। मुझे उसकी आग की गर्मी चाहिए। तुमने तेल खरीदा, दिया जलाया। मुझे उसकी रोशनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी ने खाना बनाया, उसकी खुशबू आई। मुझे वो खुशबू चाहिए। जब भी तुम उस पैसे से खरीदी गई किसी भी चीज का इस्तेमाल करोगे, मैं आऊंगा और अपना हिस्सा लूंगा। किशन और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसा जुल्म था? गर्मी, रोशनी, खुशबू का हिस्सा? ये तो पूरी तरह से बेतुका था। सेठ जी, ये कैसा न्याय है? ये तो सरासर बेईमानी है। किशन गिड़गिड़ाया। बेईमानी? कैसी बेईमानी? सब कागज पर लिखा है, कानूनी है। अब सुनो, आज से जब भी तुम खाना बनाओगे, मैं आकर चूल्हे के पास बैठूंगा। जब भी दिया जलाओगे, मैं रोशनी लेने आऊंगा। जब भी कोई अच्छी चीज पकेगी, मैं उसकी खुशबू लेने आऊंगा। और अगर तुमने मुझे रोका या मेरा हक नहीं दिया, तो इकरारनामे के मुताबिक तुम्हारा कर्ज कई गुना हो जाएगा और मैं तुम्हारी जमीन जायदाद सब छीन लूंगा। जगत सेठ ने धमकी दी। उस दिन से जगत सेठ ने किशन और उसके परिवार का जीना हराम कर दिया। वो किसी भी वक्त आ जाता, कभी कहता मुझे चूल्हे की गर्मी चाहिए, कभी कहता मुझे दिए की रोशनी चाहिए, कभी कहता मुझे पक रहे खाने की खुशबू चाहिए। वो घंटों बैठकर उन्हें परेशान करता, ताने मारता और अपनी ताकत का रौब दिखाता। किशन की पत्नी और बच्चे सहमे रहते। आस पड़ोस के लोग भी इस बेतुकेपन को देखकर हैरान थे, लेकिन जगत सेठ से डरते थे, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं था। किशन की जिंदगी नरक बन गई। वो अपनी जमीन पर काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। जगत सेठ का लालच बढ़ता जा रहा था और उसकी मांगे और ज्यादा परेशान करने वाली होती जा रही थी। आखिरकार हिम्मत करके किशन ने आगरा जाकर बादशाह अकबर के दरबार में फरियाद करने का फैसला किया। उसने किसी तरह थोड़ी सी जमा पूंजी इकट्ठा की और कई दिनों का सफर तय करके आगरा पहुंचा। बादशाह अकबर का दरबार न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अकबर हर आम और खास की फरियाद सुनते थे। किशन ने दरबार के बाहर बैठे सिपाहियों से गुहार लगाई कि उसे बादशाह सलामत से मिलना है। उसकी दयनीय हालत देखकर एक सिपाही को दया आ गई और उसने किशन को दरबार में पेश होने की अनुमति दिलवा दी। दीवान-ए-खास में, जहां बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे, किशन को पेश किया गया। उसने कांपती आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने कर्ज लिया,
इकरारनामे पर अंगूठा लगाया और कैसे जगत सेठ उस बेतुकी शर्त का फायदा उठाकर उसे और उसके परिवार को परेशान कर रहा है। उसने इकरारनामा भी पेश किया। अकबर और दरबारियों ने ध्यान से सुना। इकरारनामा पढ़ा गया। उसमें वाकई वो अजीब शर्त लिखी हुई थी। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे। ये कैसा मामला था? सेठ हरबंसलाल, जो यहां जगत सेठ है, मैंने नाम बदल दिया ताकि पिछले उत्तर से भ्रम न हो। सॉरी, जगत सेठ का नाम इस्तेमाल करेंगे। जगत सेठ को भी दरबार में बुलाया गया। जगत सेठ पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया। उसने खुद को एक ईमानदार व्यापारी के रूप में पेश किया और कहा कि वो सिर्फ इकरारनामे की शर्तों का पालन करवा रहा है, जिस पर किशन ने खुद अंगूठा लगाया है। जहां पनाह, जगत सेठ ने कहा, किशन ने मुझसे कर्ज लिया है और शर्त मानने का वादा किया है। शर्त कागज पर साफ लिखी है। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। अगर लोग इकरारनामों की शर्तों को तोड़ेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, यह तो अजीब मामला है। शर्त तो कागज पर लिखी है और अंगूठा भी लगा है, लेकिन शर्त बेतुकी है। गर्मी, रोशनी, खुशबू का हक भला कैसे दिया जा सकता है? कानून के जानकारों ने कहा कि कागज पर लिखी शर्त को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि वो कानूनन सही लग रही है, भले ही वो नैतिकता के विरुद्ध हो। अकबर असमंजस में पड़ गए। कानून के अनुसार जगत सेठ सही लग रहा था, लेकिन नैतिकता और न्याय के अनुसार वो गलत था। वे जानते थे कि जगत सेठ गरीब किसान को परेशान कर रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे थे। उनकी आंखों में चिंतन का भाव था। बीरबल, अकबर ने कहा, यह कैसा मामला है? कानूनी तौर पर सेठ सही लगता है, लेकिन उसकी हरकतें जालिमाना है। इस गरीब किसान की मदद कैसे की जाए? मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत कहा, जहां पनाह, लगता है इस बार बीरबल की अक्ल भी काम नहीं करेगी। यह मामला कानून का है और कानून में ऐसी बेतुकी शर्त का कोई जवाब नहीं है। किसान को अपनी किस्मत का सामना खुद करना होगा। बीरबल ने अदब से सर झुकाया। जहां पनाह, इस मामले में कानून की किताब में शायद सीधा जवाब न हो, लेकिन बुद्धिमानी और न्याय का जवाब जरूर है। उन्होंने जगत सेठ की ओर देखा। सेठ जी, क्या आप ये मानते हैं कि इकरारनामे में लिखी हर शर्त का पालन होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वो लिखी गई है? बिल्कुल, बीरबल जी, जगत सेठ ने कॉन्फिडेंटली कहा। इकरारनामे का हर शब्द पत्थर की लकीर है। बहुत खूब, बीरबल मुस्कुराए। तो फिर हम इसी इकरारनामे के शब्दों के अनुसार काम करेंगे। जहां पनाह, मैं इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहता हूं। मैं इस इकरारनामे का पालन करवाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे जगत सेठ चाहता है। अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताया। ठीक है बीरबल, ये मामला तुम्हें सौंपा जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस गरीब किसान को न्याय दिलाओगे। बीरबल ने जगत सेठ और किशन दोनों से कहा कि वे अगले दिन दरबार में हाजिर रहें। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि बीरबल इस अजीब मामले को कैसे सुलझाएंगे। जगत सेठ पूरे आत्मविश्वास में आया था, क्योंकि उसे यकीन था कि बीरबल कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उसे इकरारनामे के अनुसार व्यवहार करने की छूट मिलेगी। किशन डरा हुआ था, लेकिन उसे बीरबल से थोड़ी उम्मीद थी। बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक लोहे का बड़ा बर्तन था और उनके पीछे 2 सेवक लकड़ी और कुछ और सामान लेकर आए थे। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, आज हम इस इकरारनामे का पालन करवाएंगे। सेठ जगत सेठ, आप तैयार हैं अपना हक लेने के लिए? जी बिल्कुल, जगत सेठ ने इतराते हुए कहा। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। उन्होंने सेवकों को लकड़ी रखने और बर्तन लाने का इशारा किया। उन्होंने बर्तन को बीच में रखा और उसमें लकड़ी डालकर आग जलवाई। आग धीरे धीरे जलने लगी और बर्तन के नीचे से गर्मी निकलने लगी। सेठ जी, बीरबल ने जगत सेठ से कहा। किशन ने उस पैसे से लकड़ी खरीदी और आग जलाई।
इस आग से गर्मी निकल रही है। इकरारनामे के अनुसार आपको इस गर्मी पर हक है। आइए बैठिए इस आग के पास और ले लीजिए अपनी गर्मी। जगत सेठ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि बीरबल शायद मजाक कर रहे हैं। वो बर्तन के पास बैठ गया। आग की गर्मी उसे लगने लगी। तभी बीरबल ने किशन से कहा, किशन, जगत सेठ तुम्हारी आग से गर्मी ले रहा है। तुम्हारा इकरारनामा कहता है कि सेठ को हक है गर्मी लेने का, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं लिखा कि वो ये मुफ्त में लेगा। तुमने अपनी मेहनत की कमाई से लकड़ियां खरीदी, आग जलाई और ये गर्मी पैदा की। ये तुम्हारी संपत्ति है। अब जगत सेठ तुम्हारी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें अपनी संपत्ति के इस्तेमाल का किराया या दाम मांगना चाहिए। मांगो जगत सेठ से अपनी गर्मी का दाम। किशन और जगत सेठ दोनों हैरान रह गए। ये कैसा उल्टफेर था? किशन ने घबराते हुए कहा, दाम? गर्मी का दाम? बीरबल ने उसे एनकरेजमेंट दिया। हां, दाम। सेठ जी इकरारनामे का एक एक शब्द मानना चाहते हैं। शर्त कहती है उन्हें गर्मी मिलेगी, लेकिन चीजें मुफ्त में नहीं मिलती। बोलो जगत सेठ, तुम्हें इस गर्मी का कितना दाम दोगे? जगत सेठ बौखला गया। गर्मी का दाम? ये कैसा मजाक है? गर्मी का कोई दाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? बीरबल ने तीखे स्वर में पूछा। जब तुम्हें उसे मुफ्त में लेने का हक नहीं है, तो तुम्हें उसका दाम देना होगा। बताओ, कितने में खरीदोगे ये गर्मी? या कितने पैसे दोगे हर दिन इस गर्मी को किराए पर लेने के लिए? इकरारनामा कहता है तुम्हें हक है लेने का। ये नहीं कहता कि तुम्हें हक है मुफ्त में लेने का। गर्मी पैदा करने में किशन का श्रम और पैसा लगा है। तुम्हें उस श्रम और पैसे की कीमत चुकानी होगी। जगत सेठ बगले झांकने लगा। गर्मी या रोशनी या खुशबू का कोई निश्चित दाम नहीं होता। वे अमूर्त चीजें थी। उसकी शर्त का मकसद तो किशन को परेशान करना और फिर मोटी रकम ऐंठना था, न कि खुद इन बेतुकी चीजों के लिए पैसे देना। बीरबल ने बात जारी रखी, चलो गर्मी की बात छोड़ो। तुमने उस पैसे से दिए का तेल खरीदा, रोशनी ली। बताओ, रोशनी का क्या दाम दोगे? या जब किशन के घर खाना बनता है और तुम्हें उसकी खुशबू आती है, उस खुशबू की क्या कीमत लगाओगे? इकरारनामा कहता है तुम्हें हक है खुशबू लेने का, लेकिन यह नहीं कहता कि वो मुफ्त की होगी। खुशबू भी तो पकवान से पैदा होती है, जिसमें किशन का पैसा और श्रम लगा है। बीरबल की बातों ने जगत सेठ को बुरी तरह फंसा दिया। वो समझ गया था कि बीरबल उसकी ही चाल को उसी पर उल्टा चला रहे हैं। उसकी बेतुकी शर्तों का जवाब बीरबल उसी बेतुके तरीके से मांग रहे थे, और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई पर हंस रहे थे। मुल्ला दो प्याजा का मुंह बंद हो गया था। जगत सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। वो पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई है। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, जैसा कि आप देख रहे हैं, जगत सेठ अपनी ही शर्तों के अनुसार गर्मी, रोशनी या खुशबू का दाम नहीं बता पा रहा है। इसका अर्थ है कि वो इन चीजों का मुफ्त में इस्तेमाल करना चाहता था, जो इकरारनामे के किसी भी शब्द में नहीं लिखा। एक इकरारनामा दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। जगत सेठ ने जानबूझकर एक ऐसी बेतुकी शर्त डाली, जिसका मकसद केवल गरीब किशन को परेशान करना और उसे ठगना था। कानून का मकसद न्याय दिलाना होता है, न कि किसी चालाक व्यक्ति को निर्दोषों को सताने की छूट देना। जगत सेठ ने कानून की खामी का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन ये नैतिकता और न्याय के विरुद्ध है। अकबर ने बीरबल की बात पूरी तरह से समझ ली थी। उन्होंने जगत सेठ की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। जगत सेठ, तुमने अपनी चालाकी और लालच से एक गरीब किसान को सताने की कोशिश की। तुमने सोचा कि तुम कागज पर लिखी शर्त का फायदा उठाकर अन्याय कर सकते हो, लेकिन बीरबल ने तुम्हारी चाल उजागर कर दी। अकबर ने फैसला सुनाया, जगत सेठ का इकरारनामा, खासकर वो बेतुकी शर्त, रद्द की जाती है। जगत सेठ को आदेश दिया जाता है
कि वो किशन का पूरा कर्ज माफ करे। उसने जो भी हर्जाना किशन से वसूलने की कोशिश की, उसका दंड उसे मिलेगा। साथ ही जगत सेठ पर भारी जुर्माना लगाया जाता है ताकि वो भविष्य में किसी गरीब को सताने की हिम्मत न करे। अकबर ने शाही गार्डों को आदेश दिया कि जगत सेठ को दरबार से बाहर ले जाया जाए और दंडित किया जाए। जगत सेठ का सिर शर्म से झुक गया था। उसका सारा घमंड और लालच टूट गया था। किशन फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसका कर्ज माफ हो गया था और उसे जगत सेठ के जुल्म से मुक्ति मिल गई थी। उसने अकबर और बीरबल के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। अकबर ने किशन को उठाया और कहा, जाओ किशन, अब तुम आजाद हो। मन लगाकर खेती करो और खुश रहो। और याद रखना, जब भी कोई अन्याय हो, बादशाह के दरबार में आकर फरियाद करने से कभी मत डरना। किशन खुशखुशी अपने घर लौट गया। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहा था और जगत सेठ जैसे बेईमान साहूकार को मिले सबक से खुश था। इस घटना ने बीरबल की न्यायप्रियता और असीम बुद्धिमानी को एक बार फिर साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे चालाकी और लालच को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है और कैसे कानून के शब्दों का इस्तेमाल न्याय के लिए किया जा सकता है, न कि अन्याय के लिए। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि बेईमानी और चालाकी का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्ची बुद्धिमानी दूसरों की मदद करने और न्याय दिलाने में है। बादशाह अकबर को बीरबल पर और भी ज्यादा गर्व हुआ, क्योंकि बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो वाकई उनके साम्राज्य के सबसे अनमोल रत्न थे। कहानी 3। एक दिन दरबार लगा हुआ था। गंभीर राजकाज की चर्चा चल रही थी। चर्चा समाप्त होने के बाद माहौल थोड़ा हल्का हुआ। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर हंसी मजाक के लहजे में कुछ कहा, जिससे पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी ये देखकर मन ही मन कुढ़ उठे। उन्हें बीरबल और अकबर की ये करीबी और बीरबल की हर बात पर बादशाह की प्रशंसा बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बादशाह के उठने के बाद मुल्ला दो प्याजा ने अपने ईर्ष्यालु साथियों को इकट्ठा किया। ये बीरबल दिन ब दिन अपनी हदें पार करता जा रहा है। बादशाह सलामत उसकी हर बात पर हंसते हैं, उसकी हर सलाह मानते हैं, जैसे दरबार में और कोई अक्लमंद है ही नहीं। मुल्ला दो प्याजा ने गुस्से से कहा। एक अन्य दरबारी फकीर अजीजुद्दीन ने कहा, सही कह रहे हैं मुल्ला जी। बीरबल ने तो जैसे बादशाह सलामत पर जादू कर दिया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बादशाह को उसकी असलियत पता चले, या कम से कम उसे कोई ऐसा काम दिया जाए जिससे उसका घमंड टूट जाए। कई सुझाव आए। कोई बीरबल को किसी बहस में फंसाने की बात कह रहा था, कोई उसे किसी पहेली में उलझाने की। लेकिन मुल्ला दो प्याजा कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने कहा, हमें उसे दिमागी तौर पर नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर नीचा दिखाना होगा। उसे कोई ऐसा काम दिया जाए जो उसकी शान के खिलाफ हो, जिसे करने में उसे अपमान महसूस हो और जिसे वो अपनी अक्ल से भी सम्मानजनक न बना सके। काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक ऐसा काम सूझा जो शाही दरबार के एक ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा अपमानजनक हो सकता था। शाही अस्तबलों की सफाई करना, खासकर घोड़ों की लीद, गोबर साफ करना। अगले दिन मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी दरबार में अकबर के सामने पहुंचे। उन्होंने बहुत ही चालाकी से अपनी बात रखी। जहां पनाह, मुल्ला दो प्याजा ने विनती भरे स्वर में कहा, हम आपकी प्रजा की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम सभी राज्य के हर छोटे बड़े काम को सहर्ष करने के लिए तैयार हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं मुल्ला जी, आप सब मेरे भरोसेमंद सेवक हैं। मुल्ला दो प्याजा ने आगे कहा, परंतु जहां पनाह, कभी कभी हमें लगता है कि दरबार के कुछ लोग, जैसे कि बीरबल जी, केवल दिमागी काम करना पसंद करते हैं। वे जमीनी हकीकत से दूर रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि राज्य के छोटे मोटे काम करने में कितनी मेहनत और समर्पण लगता है।
हमारी राय में एक सच्चे सेवक को हर तरह के काम का अनुभव होना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि राज्य कैसे चलता है, नीचे स्तर पर क्या परेशानियां होती हैं। एक अन्य दरबारी ने जोड़ा, जी जहांपना, यदि बीरबल जी को भी कभी ऐसे काम करने पड़े जो सामान्य लोगों के हिस्से आते हैं, तो शायद उन्हें भी जमीनी स्तर की कठिनाइयों का अंदाजा हो। इससे उनमें विनम्रता आएगी और उनका अनुभव भी बढ़ेगा। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी चाल चली। जहांपना, शाही अस्तबल बहुत बड़े हैं और उनकी सफाई का काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर उसे छोटा समझा जाता है। अस्तबलों की उचित सफाई न होने से घोड़ों को बीमारियां हो सकती है, जिससे शाही सेना पर असर पड़ेगा। हमें लगता है कि ये एक ऐसा काम है जिसे किसी भी शाही ओहदेदार व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए, ताकि वह समझे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। उन्होंने सीधे बीरबल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बात का इशारा साफ था। अकबर उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुए। उन्हें दरबारियों की ईर्ष्या का अंदाजा था, लेकिन यह भी सच था कि बीरबल ने कभी ऐसे शारीरिक या निम्न काम नहीं किए थे। अकबर सोचते थे कि बीरबल की प्रतिभा का उपयोग महत्वपूर्ण सलाह देने में होना चाहिए, न कि छोटे मोटे कामों में। लेकिन दरबारियों की दलील में एक बात थी, कोई भी काम छोटा नहीं होता और अनुभव सभी का होना चाहिए। शायद बीरबल को भी जमीनी हकीकत का थोड़ा अंदाजा हो, या शायद ये बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा हो सकती है। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ठीक है, अकबर ने कहा। उनकी आवाज में एक निश्चितता थी। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोचने पर मजबूर किया है। वाकई, राज्य का हर काम महत्वपूर्ण है और कोई भी काम छोटा नहीं होता, और मेरे सभी दरबारियों को इस बात का अनुभव होना चाहिए, खासकर उन्हें जिनकी बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह होती है, ताकि वे समझें कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, जमीनी हकीकत में भी होता है। फिर अकबर ने सीधे बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, आज से तुम्हें एक नया ओहदा सौंपा जाता है। तुम शाही अस्तबलों के प्रभारी होगे और तुम्हारा मुख्य काम होगा अस्तबलों की देखरेख करना और यह सुनिश्चित करना कि वे पूरी तरह से साफ रहें। खासकर घोड़ों की लीद साफ करने का काम तुम्हारी सीधी निगरानी में होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा था कि शायद बादशाह कोई प्रतीक के तौर पर काम देंगे, लेकिन बीरबल को सीधे अस्तबलों की सफाई का प्रभारी बनाना, वो भी घोड़ों की लीद साफ करने का जिक्र करके, ये उनकी उम्मीद से ज्यादा था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे पर एक कुटिल और विजयी मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा कि उन्होंने आखिरकार बीरबल को उसकी जगह दिखा दी है। एक शाही रत्न जो बादशाह के बगल में बैठता है, अब अस्तबलों में गोबर साफ करेगा। ये सोचकर ही उन्हें आनंद आ रहा था। अन्य दरबारी जो बीरबल का सम्मान करते थे, चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि बादशाह ने यह फैसला जल्दबाजी में या दरबारियों की बातों में आकर ले लिया है। यह बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का अपमान था। लेकिन बीरबल का चेहरा बिल्कुल शांत था। उन पर बादशाह के आदेश का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने अदब से सर झुकाकर कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। मैं अपनी पूरी निष्ठा से इस नए कार्यभार को संभालूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि शाही अस्तबल पहले से कहीं ज्यादा साफ और स्वच्छ रहें। बीरबल के इस शांत और सहज स्वीकारोक्ति से दरबारी और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वे उम्मीद कर रहे थे कि बीरबल विरोध करेंगे, शिकायत करेंगे, या कम से कम उनके चेहरे पर अपमान और दुख के भाव दिखेंगे। लेकिन बीरबल ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। दरबार समाप्त हुआ। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। बीरबल अब अस्तबलों का राजा बनेगा। हाँ, मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य किया। अगले दिन सुबह बीरबल ने शाही अस्तबलों का दौरा किया। अस्तबल बहुत बड़े थे, जिनमें सैकड़ों शाही घोड़े रहते थे। सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे थे।
लेकिन व्यवस्था पुरानी और इनएफिशिएंट थी। हर जगह लीद के ढेर लगे थे, मक्खियां भिनभिना रही थी और बदबू आ रही थी। ये वाकई एक अनप्लेजेंट जगह थी। अस्तबल के इंचार्ज, जो एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे, बीरबल को देखकर हैरान हुए। उन्हें बादशाह के आदेश के बारे में बताया गया था। उन्होंने सोचा कि बीरबल जैसे दरबारी यहां एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। बीरबल ने इंचार्ज से बात की। उन्होंने सफाई प्रक्रिया को समझा। उन्होंने कर्मचारियों से बात की, उनकी परेशानियों को सुना। उन्होंने खुद झुककर लीद को देखा, उसकी बनावट को समझा। उन्होंने बदबू को महसूस किया। दरबारी ये देखने के लिए आए कि बीरबल क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि बीरबल गंदगी के बीच खड़े हैं, अस्तबल के कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। वे हंसे और ताने मारे। क्या हाल है बीरबल जी? मिल गया जमीनी काम? कैसी लग रही है अस्तबलों की हवा? बीरबल ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए। बहुत ताजी और सीखने वाली हवा है मुल्ला जी। यहां मुझे पता चल रहा है कि राज्य चलाने के लिए केवल अच्छी सलाह देना ही काफी नहीं, बल्कि हर काम को समझना और उसकी महत्ता जानना भी जरूरी है। दरबारी निराश होकर चले गए, क्योंकि बीरबल परेशान नहीं दिख रहे थे। बीरबल ने अपना काम शुरू किया, लेकिन उसी तरीके से नहीं जिसकी दरबारियों ने कल्पना की थी। वे झाड़ू फावड़ा लेकर खुद लीद साफ करने नहीं लगे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उन्होंने सबसे पहले अस्तबलों की सफाई व्यवस्था को समझा। उन्होंने देखा कि लीद को बस इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया जाता है। उन्हें पता था कि जानवरों का गोबर खाद के लिए बहुत उपयोगी होता है। उन्होंने अस्तबल के इंचार्ज और कर्मचारियों को इकट्ठा किया। देखो भाइयों, बीरबल ने उनसे कहा, ये काम जो तुम करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन घोड़ों की सेहत इसी सफाई पर निर्भर करती है। और ये जो लीद है, जिसे तुम बेकार समझकर फेंक देते हो, ये वास्तव में काला सोना है। कर्मचारी हैरान रह गए। लीद काला सोना? बीरबल ने उन्हें समझाया, इस लीद को सही तरीके से जमा करके, सुखाकर और गलाकर बेहतरीन खाद बनाई जा सकती है। हमारे राज्य में किसानों को खाद की बहुत जरूरत है। यदि हम इस लीद से अच्छी खाद बनाएं, तो हम उसे बेच सकते हैं। इससे शाही खजाने में आमदनी होगी और किसानों को भी फायदा होगा। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। अस्तबलों को कई हिस्सों में बांटा गया। लीद इकट्ठा करने का तरीका बदला गया। उसे एक खास जगह पर जमा करने की व्यवस्था की गई। उसे सुखाने और खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बीरबल ने कुछ अनुभवी किसानों से सलाह ली कि अच्छी खाद कैसे बनाई जाती है। उन्होंने अस्तबल के कर्मचारियों को इस नए काम के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताया कि अब वे सिर्फ सफाई कर्मी नहीं हैं, बल्कि शाही खाद उत्पादक है, जो राज्य के लिए एक मूल्यवान संसाधन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया, उनके काम को सम्मान दिया। उन्होंने सफाई का स्तर बहुत ऊंचा करवा दिया, ताकि अस्तबलों में बदबू कम हो और घोड़े स्वस्थ रहें। कुछ ही हफ्तों में अस्तबलों की सूरत बदल गई। गंदगी और बदबू काफी हद तक कम हो गई। लीद को व्यवस्थित तरीके से जमा करके खाद बनाने का काम शुरू हो गया। बीरबल ने शाही मुहर लगाकर खाद बेचने की व्यवस्था की। शाही अस्तबल की खाद बहुत उच्च गुणवत्ता वाली थी और किसान उसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे शाही अस्तबलों से खाद बेचकर अच्छी खासी आमदनी होने लगी। ये आय सीधे शाही खजाने में जा रही थी। बीरबल ने इस आमदनी का कुछ हिस्सा अस्तबल के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन के रूप में देने का सुझाव दिया, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया। दरबारियों ने देखा कि बीरबल गायब है। उन्होंने सोचा कि शायद वो अपमान के मारे छिप गए हैं। मुल्ला दो प्याजा ने अकबर से शिकायत करने की सोची कि बीरबल अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होंगे। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि अब बीरबल की पोल खुलेगी। वे उम्मीद कर रहे थे कि बीरबल अस्तबलों की गंदगी और बदबू की शिकायत करेंगे या कहेंगे कि ये काम उनके लिए असंभव है। बीरबल दरबार में हाजिर हुए।
वे हमेशा की तरह साफ सुथरे और आत्मविश्वासी दिख रहे थे। उनके कपड़ों पर लीद का कोई निशान नहीं था, न ही उनके चेहरे पर कोई उदासी या शर्मिंदगी थी। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, कैसा चल रहा है तुम्हारा नया काम? क्या शाही अस्तबल साफ हो गए? बीरबल मुस्कुराए, जी जहांपना, शाही अस्तबल अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और स्वच्छ है। घोड़ों की सेहत भी अच्छी हो गई है। ये सुनकर दरबारी हैरान हो गए। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, ये झूठ बोल रहे हैं जहांपना। अस्तबलों की सफाई का काम बहुत कठिन है, वो इतनी जल्दी कैसे साफ हो सकते हैं? बीरबल ने कहा, मुल्ला जी, आप खुद जाकर देख सकते हैं। मैंने सफाई के तरीके में कुछ सुधार किए हैं। फिर बीरबल ने अकबर को अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लीद को काला सोना बनाकर उससे खाद बनाना शुरू किया और कैसे उस खाद को बेचकर शाही खजाने के लिए आमदनी पैदा की। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में खाद बेचकर कितनी आय हुई है और ये आय लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा, जहांपना, कोई भी काम तब तक छोटा या अपमानजनक होता है जब तक उसे उस नजर से देखा जाए। घोड़ों की लीद साफ करना शारीरिक श्रम है, लेकिन यदि उसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए, यदि उसमें बुद्धिमानी का प्रयोग किया जाए, तो वही काम राज्य के लिए आय का स्रोत बन सकता है। मैंने इस काम में मेहनत करने वाले कर्मचारियों को सम्मान दिया, उनके काम की महत्ता समझाई और उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से काम किया। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपना, आपने मुझे अस्तबलों का प्रभारी बनाकर एक बहुत बड़ा मौका दिया। मुझे ये समझने का मौका मिला कि कोई भी काम, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, यदि उसे लगन और बुद्धिमानी से किया जाए तो वो सम्मानजनक बन जाता है और उसमें से भी मूल्य निकाला जा सकता है। मैंने सिर्फ लीद साफ नहीं की, जहांपना, मैंने उसे संसाधन में बदल दिया। अकबर बीरबल की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस अपमानजनक काम को बीरबल इस तरह से बदल देंगे। बीरबल ने न केवल काम को पूरा किया, बल्कि उसे एक प्रॉफिटेबल वेंचर में बदल दिया और उन दरबारियों को भी गलत साबित कर दिया जिन्होंने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी केवल बड़े मुद्दों को सुलझाने में नहीं, बल्कि हर छोटे काम में भी छुपी होती है। तुमने लीद को काला सोना बना दिया और तुमने ये भी साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता जब तक उसे करने वाला व्यक्ति बड़ा हो। फिर अकबर ने मुल्ला दो प्याजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों की ओर देखा। उनके चेहरे शर्म से लाल थे। उनकी सारी साजिश बीरबल की बुद्धिमानी के आगे विफल हो गई थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आप लोगों ने बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से खुद को और उस काम को भी ऊंचा उठा लिया। आप लोगों को बीरबल से सीखना चाहिए कि कैसे हर काम का सम्मान करना चाहिए और कैसे हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों की कमियां ढूंढे या उन्हें नीचा दिखाएं। अकबर ने बीरबल को उनके पद पर बहाल कर दिया और उन्हें बहुमूल्य इनाम दिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अस्तबलों से होने वाली खाद की बिक्री का प्रबंध अब स्थायी रूप से किया जाएगा और इसका श्रेय बीरबल और अस्तबल के कर्मचारियों को जाएगा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और सकारात्मक दृष्टिकोण से एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी काम की गरिमा उसमें नहीं होती, बल्कि उसे करने वाले के दृष्टिकोण और निष्ठा में होती है। उन्होंने एक अपमानजनक काम को सम्मान और लाभ के स्रोत में बदल कर दिखाया और उन लोगों को एक कड़ा सबक सिखाया जो दूसरों की सफलता से जलते थे। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से हम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। कहानी 4। एक दिन की बात है। दरबार में उस समय खलबली मच गई जब शहर के सबसे धनी व्यापारी सेठ हरबंसलाल दरबार में हाजिर हुए। सेठ हरबंसलाल,
जो अपनी कंजूसी के लिए भी उतने ही मशहूर थे जितनी अपनी दौलत के लिए, का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उनके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर अकबर चिंतित हो गए। क्या बात है सेठ हरबंसलाल, तुम इतने परेशान क्यों हो? अकबर ने पूछा। सेठ हरबंसलाल ने कांपती आवाज में कहा, जहांपना, मैं लूट गया। मेरा सबसे कीमती खजाना चोरी हो गया। अकबर और दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। सेठ हरबंसलाल का खजाना? वो तो बहुत सुरक्षित माना जाता था। विस्तार से बताओ सेठ, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। सेठ हरबंसलाल ने बताया कि कल रात उनके घर में चोरी हुई है। चोर तिजोरी तोड़कर उनका सबसे बहुमूल्य खजाना ले गए हैं, जिसमें सोने की अशर्फिया, हीरे जवाहरात और कुछ बेशकीमती शाही दस्तावेज शामिल थे। खजाने की कीमत इतनी ज्यादा थी कि सुनकर दरबार में मौजूद हर व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। शाही गार्ड्स और जासूसों को तुरंत जांच का आदेश दिया गया। उन्होंने रात भर सेठ के घर की तलाशी ली, आस पड़ोस से पूछताछ की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होते होते वे खाली हाथ दरबार लौटे। जासूसों के मुखिया ने अकबर को बताया, जहांपनाह, हमने हर मुमकिन जगह तलाशी ली, लेकिन चोर का कोई निशान नहीं मिला। न कोई खिड़की टूटी थी, न दरवाजा जबरदस्ती खोला गया था। ऐसा लगता है जैसे चोर हवा में गायब हो गया। अकबर चिंतित हो गए। राजधानी में इतनी बड़ी चोरी और चोर का कोई पता नहीं, ये शाही सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल था। दरबार में तनाव बढ़ गया। सेठ हरबंसलाल फूट फूट कर रोने लगे। तभी एक गार्ड भागा भागा दरबार में आया। जहांपनाह, हमें 3 संदिग्ध मिले हैं जो चोरी की जगह के पास छिपे हुए थे। लेकिन गार्ड हिचकिचाया। लेकिन क्या? अकबर ने अधीर होकर पूछा। लेकिन जहांपनाह, वे तीनों विकलांग हैं। गार्ड ने अंततः कहा। एक अंधा है, एक लंगड़ा है और एक बहरा है। यह सुनकर दरबार में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा हंसते हुए बोले, ये कैसी बात है? एक अंधा कैसे चोरी कर सकता है? उसे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। एक लंगड़ा कैसे भागेगा? और एक बहरा कैसे किसी की आहट सुनेगा या किसी से बात करेगा? ये गार्ड तो लगता है अपना दिमाग खो बैठा है। अन्य दरबारी भी इस विचार से सहमत थे। उन्हें यह बिल्कुल अविश्वसनीय लग रहा था कि ऐसे 3 लोग मिलकर इतनी बड़ी और सुनियोजित चोरी कर सकते हैं। अकबर भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने गार्ड से कहा, उन तीनों को मेरे सामने पेश करो। कुछ ही देर में शाही गार्ड तीनों संदिग्धों को लेकर दरबार में दाखिल हुए। सबसे आगे एक वृद्ध व्यक्ति था जो ठोकर खाता हुआ और अपनी छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ चल रहा था। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो एक पैर से बुरी तरह लंगड़ा रहा था और उसे चलने के लिए दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ रहा था। और सबसे पीछे एक युवक था जिसकी आंखें खाली लग रही थी और वो आसपास हो रहे शोर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तीनों को देखकर अकबर और दरबारियों की हैरानी बढ़ गई। वे वाकई विकलांग दिख रहे थे। गार्ड ने उन्हें बादशाह के सामने पेश किया और उनकी विकलांगताओं के बारे में और जानकारी दी। अंधा आदमी जन्म से अंधा था। लंगड़ा आदमी बचपन में हुए एक हादसे के कारण लंगड़ा हो गया था और बहरा युवक एक गंभीर बीमारी के बाद सुन नहीं पाता था। उनकी विकलांगताएं शहर में जानी मानी थी। अकबर ने तीनों से पूछताछ करने की कोशिश की। उन्होंने अंधे आदमी से पूछा कि वो रात को वहां क्या कर रहा था। अंधे आदमी ने कहा कि वो भटक गया था और रास्ता ढूंढ रहा था। उन्होंने लंगड़े आदमी से पूछा। लंगड़े आदमी ने कहा कि वो अपने घर जा रहा था और रास्ते में थक कर बैठ गया था। उन्होंने बहरे युवक से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ खाली नजरों से देखता रहा, कुछ सुन ही नहीं रहा था। जासूसों ने बताया कि तलाशी लेने पर इन तीनों के पास से चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। पूछताछ बेनती जा रही। अकबर का माथा ठनका। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर ये चोर नहीं है तो रात को वहां क्यों थे
और अगर ये चोर है तो इतनी बड़ी चोरी इन्होंने मिलकर कैसे की? और सबसे बड़ी बात, चोरी का सामान कहाँ है? दरबार में निराशा छा गई। सेठ हरबंस लाल फिर से रोने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। पूरे मामले को ध्यान से सुन रहे थे और तीनों संदिग्धों को गौर से देख रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में एक चुनौती थी। ये मामला बहुत पेचीदा है। ये तीनों व्यक्ति अपनी विकलांगताओं के कारण ऐसे किसी अपराध में शामिल नहीं हो सकते, कम से कम मिलकर तो बिल्कुल नहीं। फिर भी ये चोरी की जगह के पास मिले हैं। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत कहा, जहांपनाह, ये बीरबल के बस की बात नहीं है। ये तो असंभव है। एक अंधा, एक लंगड़ा और एक बहरा मिलकर चोरी करें? ये कहानी ही झूठी है। या तो ये निर्दोष है या फिर असली चोर कोई और है। अन्य दरबारी भी मुल्ला दो प्याजा का समर्थन करने लगे। उन्हें बीरबल की हार देखने का अच्छा मौका मिल रहा था। बीरबल ने अदब से सर झुकाया। जहांपनाह, जैसा मुल्ला दो प्याजा ने कहा, यह मामला देखने में असंभव लगता है, परंतु कई बार जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। कभी कभी विकलांगता एक बहाना हो सकती है, एक आड़ हो सकती है। मेरी राय में इन तीनों में से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी विकलांगता का नाटक कर रहा है। यह सुनकर दरबारी हैरान रह गए। विकलांगता का नाटक? ये कैसे संभव है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। क्या मतलब बीरबल? तुम इन बेचारे विकलांगों पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हो? जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा, और मैं इसे साबित कर सकता हूं। मानव स्वभाव बहुत जटिल है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि अपनी कमियों का फायदा उठाना या ऐसी कमियों का ढोंग करना जो उनमें नहीं है। तो बताओ, कैसे साबित करोगे? अकबर ने कहा, जहांपनाह, मुझे इन तीनों को एक विशेष परिस्थिति में परखना होगा। मुझे एक ऐसी योजना बनानी होगी जो इनकी असली हालत को उजागर कर सके। इसके लिए मुझे आपकी अनुमति और थोड़ा सहयोग चाहिएगा। बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। बताओ, तुम्हें क्या करना है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे इन तीनों संदिग्धों को महल के एक ऊंचे बुर्ज के पास ले जाने की अनुमति दे, और मुझे कुछ शाही खजाने की नकली अशर्फियां चाहिए होंगी। अकबर ने थोड़ा अचरज से देखा, लेकिन बीरबल की पिछली सफलताओं को याद करके उन्होंने अनुमति दे दी। ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो करो, लेकिन याद रहे, तुम्हें सत्य का पता लगाना है और असली चोर को सबके सामने लाना है। अगले दिन बीरबल की योजना के अनुसार तीनों संदिग्धों, अंधे, लंगड़े और बहरे को शाही महल के एक ऊंचे बुर्ज के पास ले जाया गया। बीरबल स्वयं अकबर और कुछ प्रमुख दरबारियों के साथ थोड़ी दूरी पर छिपी हुई जगह से ये सब देख रहे थे। मुल्ला दो प्याजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी भी बीरबल की असफलता देखने के लिए उत्सुक थे। बुर्ज के नीचे एक खुली जगह थी जहां इन तीनों को खड़ा किया गया। बीरबल ने अपने एक विश्वस्त सैनिक को नकली अशर्फियों से भरा एक थैला दिया और उसे बुर्ज के ऊपर चढ़ने का इशारा किया। सैनिक थैला लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। बीरबल ने नीचे खड़े तीनों व्यक्तियों की ओर देखा। अंधेरा आदमी अपनी छड़ी से जमीन टटोल रहा था। लंगड़ा आदमी एक दीवार के सहारे खड़ा था, अपना एक पैर थोड़ा ऊपर उठाए हुए। बहरा युवक आसमान की ओर देख रहा था, शायद बादलों को। तीनों बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, अपनी अपनी विकलांगता के अनुरूप व्यवहार करते हुए। बीरबल ने इशारे से सैनिक को थैला गिराने को कहा। सैनिक ने ठीक उनके ऊपर से, जहां तीनों खड़े थे, नकली अशर्फियों का थैला नीचे गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही थैला फट गया और सारी नकली अशर्फियां जमीन पर बिखर गई, जिससे एक जोरदार खनन की आवाज आई, जैसे बहुत सारे सिक्के एक साथ गिर रहे हों। यह आवाज सुनते ही और अशर्फिया जमीन पर बिखरते देखते ही तीनों व्यक्तियों की प्रतिक्रिया देखने लायक थी, और यही बीरबल की योजना का मुख्य हिस्सा था।
तीव्र खनखनाहट की आवाज सुनते ही, जो सामान्य रूप से किसी बहरे व्यक्ति को नहीं सुनाई देती, बहरा युवक एकदम से चौंका। उसकी आंखें फैल गई और उसने तेजी से अपना सिर आवाज की दिशा में घुमाया। यह प्रतिक्रिया एक ऐसे व्यक्ति की नहीं हो सकती जो सुन नहीं सकता। जमीन पर चमचमाती अशर्फियों को बिखरते देखकर, जो सामान्य रूप से किसी अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देती, अंधे आदमी की निगाहें, जिन्हें देखकर लगता था कि वे देख नहीं सकती, जमीन की ओर गई। उसने अपनी छड़ी फेंक दी और तेजी से, बिना ठोकर खाए, उन अशर्फियों की ओर लपका, जैसे उन्हें बटोरना चाहता हो। एक सच्चे अंधे आदमी के लिए यह असंभव था। जमीन पर गिरी हुई चीजों और आसपास मची हलचल को देखकर, और शायद दूसरों की प्रतिक्रियाओं को देखकर, लंगड़ा आदमी ने भी प्रतिक्रिया दी। वह दीवार का सहारा छोड़कर सीधा खड़ा हो गया और लड़खड़ाते हुए नहीं, बल्कि आश्चर्यजनक तेजी से, लंगड़ेपन का कोई निशान दिखाए बिना, अशर्फियों से दूर हटने की कोशिश करने लगा, जैसे वो पकड़े जाने से बचना चाहता हो या इस अजीब स्थिति से दूर जाना चाहता हो। अकबर और दरबारियों ने अपनी छिपी हुई जगह से ये सब देखा। उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। बीरबल की योजना ने काम कर दिखाया था। तीनों ने ऐसे व्यवहार किया था जो उनकी बताई गई विकलांगताओं से बिल्कुल विपरीत था। बीरबल शांत भाव से अपनी जगह से बाहर आए और तीनों के पास पहुंचे, जो अब घबराए हुए और पकड़े जाने के डर से कांप रहे थे। पकड़े गए, बीरबल ने शांत लेकिन निर्णायक आवाज में कहा, मुझे पता था कि तुम में से कम एक अपनी विकलांगता का नाटक कर रहा है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रियाओं ने साबित कर दिया कि तुम तीनों ही झूठ बोल रहे थे। उन्होंने पहले बहरे युवक की ओर इशारा किया। तुमने जमीन पर सिक्कों के गिरने की तेज आवाज सुनी। यदि तुम सच में बहरे होते तो तुम्हें यह आवाज सुनाई नहीं देती और तुम इस तरह चौंक कर सिर नहीं घुमाते। तुम्हारी बहरापन का नाटक बेनकाब हो गया। फिर उन्होंने अंधे आदमी की ओर रुख किया। तुमने जमीन पर बिखरी हुई चमचमाती अशर्फियों को देखा। तुम्हारी अंधी आंखों ने उन्हें पहचाना और तुम्हारे पैरों ने बिना ठोकर खाए उनकी ओर तेजी से कदम बढ़ाए। यह साबित करता है कि तुम अंधे नहीं हो। तुम्हारा अंधापन एक ढोंग था। अंत में उन्होंने लंगड़े आदमी की ओर देखा और तुम, खतरे को भांपते ही या इस अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए, तुम दीवार का सहारा छोड़कर खड़े हो गए और लगभग सामान्य गति से हिलने लगे। तुम्हारे लंगड़ेपन का निशान तक नहीं था। तुम्हारा लंगड़ापन सिर्फ एक नाटक था, ताकि तुम लोगों की सहानुभूति पा सको या शक से बचे रहो। तीनों व्यक्ति पकड़े जाने के डर से पीले पड़ गए। वे जानते थे कि वे बुरी तरह से फंस गए हैं। अकबर और अन्य दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। ये कितनी सरल, फिर भी कितनी प्रभावी चाल थी। बीरबल ने इंसान की सबसे सहज प्रतिक्रियाओं, सुनने, देखने और खतरे से बचने या लालच की ओर बढ़ने की वृत्ति का उपयोग करके उनके झूठ को पकड़ लिया था। अकबर अपनी जगह से बाहर आए। बीरबल, तुम सचमुच महान हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि विकलांगता का भी नाटक किया जा सकता है, और तुमने न केवल इसका पता लगाया, बल्कि तीनों को बेनकाब भी कर दिया। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों के पास अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दबाव और डर के मारे उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे पेशेवर चोरों का एक गिरोह थे। उन्होंने जानबूझकर अपनी विकलांगताओं का नाटक किया था ताकि कोई उन पर शक न करे। वे कई महीनों से सेठ हरबंस लाल के घर की रेकी कर रहे थे। लंगड़ा आदमी, जो वास्तव में चल सकता था, रात में घर में घुसा। अंधा आदमी, जो देख सकता था, उसे रास्ता बताने और तिजोरी तोड़ने में मदद कर रहा था। और बहरा आदमी, जो सुन सकता था, बाहर पहरा दे रहा था और खतरे की आहट सुन रहा था। उन्होंने सोचा था कि उनकी संयुक्त विकलांगता उन्हें चोरी के बाद भी सुरक्षित रखेगी, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि तीन ऐसे लोग मिलकर इतनी बड़ी चोरी कर सकते हैं। उन्होंने चोरी का माल शहर के बाहर एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था।
उनके कबूलनामे से पूरा दरबार सन्न रह गया। सेठ हरबंस लाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका खजाना वापस मिल जाएगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि चोरों को कैद कर लिया जाए और उनसे चोरी का सारा माल बरामद किया जाए। उन्होंने सेठ हरबंस लाल को आश्वासन दिया कि उनका सारा सामान सुरक्षित वापस मिल जाएगा। इसके बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और प्रशंसा थी। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी अद्वितीय है। तुमने ये भी सिखाया कि हमें कभी भी चीजों को उनके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। लोग अपनी कमियों को छुपाने या फायदा उठाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी इस सूझबूझ ने न केवल एक बड़े अपराधी गिरोह को पकड़ा, बल्कि पूरे दरबार को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। बीरबल ने अदब से सर झुकाया। जहांपनाह की जय हो। ये सब आपकी प्रेरणा और विश्वास का परिणाम है। सत्य कभी छिप नहीं सकता। उसे उजागर करने के लिए बस सही तरीका ढूंढना पड़ता है। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े थे। उनकी सारी ईर्ष्या और संदेह व्यर्थ साबित हुए थे। बीरबल ने एक बार फिर अपनी अक्ल का लोहा मनवा लिया था। उस दिन के बाद से बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग कहने लगे कि बीरबल की तेज नजरें झूठ के पर्दों के पार देख सकती है और उनकी बुद्धि किसी भी पहेली को सुलझा सकती है, चाहे वो कितनी भी असंभव क्यों न लगे। अंधे, लंगड़े और बहरे चोरों की ये कहानी हमेशा के लिए अकबर बीरबल के प्रसिद्ध किस्सों में शुमार हो गई, जो ये सिखाती है कि असली विकलांगता शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है और सबसे बड़ा अपराध झूठ और धोखे का होता है। कहानी 5। एक दिन दरबार लगा हुआ था। दिन भर के गंभीर राजकाज और महत्वपूर्ण फैसलों के बाद अकबर हल्के फुल्के मूड में थे। वे बीरबल से किसी रोचक घटना के बारे में बात कर रहे थे और दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। दरबार का माहौल खुशनुमा था, लेकिन मुल्ला दो प्याजा के दिल में आग लग रही थी। उन्हें बीरबल और अकबर की ये सहजता और मित्रता जहर लगती थी। मुल्ला दो प्याजा ने सोचा, ये बीरबल बादशाह को अपनी बातों में फंसाए रखता है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसा सबक? बहस में तो ये जीत जाता है, पहेली सुलझाने में भी ये माहिर है। इसे कोई ऐसी चुनौती देनी होगी जो सीधी हो, अपमानजनक हो और जिसका जवाब देना इसके लिए मुश्किल हो जाए। काफी सोच विचार के बाद मुल्ला दो प्याजा के दिमाग में एक नीचतापूर्ण विचार आया। उन्होंने सोचा कि वे बीरबल की तुलना किसी जानवर से करेंगे जो बुद्धिमत्ता में सबसे निम्न माना जाता है। इससे बीरबल का अपमान होगा और बादशाह को भी शायद ये तुलना पसंद न आए। अगले दिन भरी सभा में जब सभी दरबारी और महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद थे, मुल्ला दो प्याजा ने खड़े होकर अकबर से कुछ कहने की अनुमति मांगी। अकबर ने अनुमति दी। जहांपनाह, मुल्ला दो प्याजा ने अपनी आवाज में बनावटी सम्मान और गंभीरता लाते हुए कहा, मुझे एक बात परेशान कर रही है और मैं आपकी उपस्थिति में बीरबल जी से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से देखा। उन्हें पता था कि मुल्ला दो प्याजा शायद फिर से कोई चाल चलने वाले हैं। कहो मुल्ला जी, क्या बात है? मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक सूक्ष्म कुटिल मुस्कान थी। बीरबल शांत भाव से बैठे थे। जहांपनाह, मुल्ला दो प्याजा ने कहा, लोग बीरबल जी की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा करते हैं, उन्हें सबसे अक्लमंद मानते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी उनकी बातों और हरकतों में कुछ ऐसा नजर आता है जो मुझे एक साधारण जानवर की याद दिलाता है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये क्या कह रहे हैं मुल्ला जी? किस जानवर की याद दिलाते हैं बीरबल? मुल्ला दो प्याजा ने एक गहरी सांस ली और सीधा सवाल पूछा। उनकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई ताकि सबको सुनाई दे। बीरबल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप में और एक गधे में कितना फर्क है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा अपमानजनक सवाल था? किसी शाही दरबारी से और खासकर बीरबल जैसे सम्मानित व्यक्ति से
उसकी तुलना सीधे एक गधे से करना, ये तो हद दर्जे की बदतमीजी थी। दरबारियों ने अपनी सांसें रोक ली, ये देखने के लिए कि बीरबल इस भयानक अपमान पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी अपनी सीटों पर अकड़ कर बैठ गए। उनकी आंखों में विजय की चमक थी। उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल तिलमिला जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, या फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और इस तरह उनकी अक्ल का घमंड टूट जाएगा। बादशाह अकबर भी एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्हें मुल्ला दो प्याजा की नीचता पर गुस्सा आया, लेकिन वे बीरबल की ओर भी देख रहे थे। वे जानते थे कि बीरबल इस अपमान का जवाब जरूर देंगे और वो जवाब कुछ खास होगा। बीरबल ने अपनी सीट से उठकर मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। उनके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न दुख, न ही कोई हैरानी। वे बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही सामान्य सवाल सुना हो। उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जो ये बता रही थी कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। मुल्ला जी, बीरबल ने शांत, संयत आवाज में कहा, आपने बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इंसान और जानवर के बीच फर्क जानना वाकई ज्ञान का विषय है, लेकिन यह सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं। इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी और कुछ चीजों की जरूरत होगी। मुल्ला दो प्याजा हंस पड़े। देखा जहांपना, बीरबल बहाने बना रहे हैं। वो इस सीधे से सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते। शायद उन्हें खुद नहीं पता कि उनमें और गधे में कितना फर्क है। अन्य दरबारी भी हंसी में शामिल हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल फंस गए हैं। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। उन्हें बीरबल की प्रतिक्रिया पर विश्वास था। बीरबल, तुम्हें क्या चाहिए और कितना समय चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे इस सवाल का सटीक और संतोषजनक जवाब देने के लिए आज शाम तक का समय चाहिए, और मुझे एक तराजू चाहिए जो इतना बड़ा हो कि उस पर चीजों को तोला जा सके। साथ ही मुझे कुछ ऐसी चीजें चाहिए होंगी जो अहम, कुछ विशिष्ट गुणों का प्रतिनिधित्व करती हों। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें आज शाम तक का समय दिया जाता है और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह मुहैया कराया जाएगा। लेकिन याद रहे, तुम्हारा जवाब ऐसा होना चाहिए जो इस सवाल की गहराई को समझे और हर किसी की समझ में आए। जैसा हुक्म, जहांपनाह, कहकर बीरबल ने अदब से सलाम किया और दरबार से चले गए। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों ने बाकी दिन ये चर्चा करते हुए बिताया कि बीरबल अब क्या करेंगे। कोई कह रहा था कि बीरबल कुछ अजीबोगरीब चीजें ले आएंगे और पाखंड करेंगे। कोई कह रहा था कि वे कोई मूर्खतापूर्ण गणना प्रस्तुत करेंगे। उन्हें यकीन था कि बीरबल चाहे जो भी करें, वे इस अपमानजनक तुलना को सम्मानजनक नहीं बना पाएंगे। शाम को दरबार एक बार फिर खचाखच भर गया। न केवल दरबारी, बल्कि शहर के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे, ये देखने के लिए कि बीरबल इस अजीब सवाल का जवाब कैसे देते हैं। एक विशाल तराजू दरबार के बीचों बीच रखा गया था। एक ओर एक मजबूत गधा खड़ा था, जिसे दो सेवक पकड़े हुए थे। दूसरी ओर बीरबल खड़े थे। उनके पास कुछ चीजें थी, कुछ भारी किताबें, एक शाही प्रतीक चिन्ह जैसे छोटा ताज या तलवार, और कुछ वजन के पत्थर। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी गंभीरता थी। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे, जैसे वे पहले ही बीरबल को हारा हुआ मान चुके हों। तो बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम तैयार हो मुल्ला दो प्याजा के सवाल का जवाब देने के लिए? तुम्हारे और इस गधे में कितना फर्क है? जी जहांपनाह, मैं तैयार हूं, बीरबल ने शांत भाव से कहा। मुल्ला जी ने पूछा है कि मुझमें और इस गधे में कितना फर्क है। फर्क को मापने के कई तरीके हो सकते हैं। शारीरिक बनावट का फर्क, शक्ति का फर्क, काम करने का फर्क। लेकिन मेरा मानना है कि मुल्ला जी का सवाल शायद बुद्धिमत्ता, उपयोगिता और स्थान के फर्क को लेकर था। इसलिए मैं इस फर्क को समझाने के लिए इस तराजू का उपयोग करूंगा।
बीरबल तराजू के एक पलड़े के पास गए। उन्होंने वहां रखे वजन के पत्थरों की ओर इशारा किया। ये गधा जहांपनाह एक बहुत ही उपयोगी जानवर है। ये बोझ उठाता है, सफर करता है, मालिक की सेवा करता है। इसका एक मूल्य है। इसका मूल्य इसके शारीरिक श्रम में है, इसके धीरज में है। हम इसका मूल्य इसकी कीमत से माप सकते हैं, इसके द्वारा उठाए गए बोझ से माप सकते हैं। उन्होंने कुछ वजन उठाकर गधे के पलड़े पर रख दिए। मान लीजिए ये वजन इस गधे के भौतिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी कीमत, इसका बोझ उठाने की क्षमता, इसका शारीरिक श्रम। ये गधे का भौतिक और उपयोगितावादी मूल्य है। फिर बीरबल दूसरे पलड़े के पास आए, जहां वे स्वयं खड़े थे। और मैं जहांपनाह, मुझमें और इस गधे में फर्क है। ये फर्क मेरे शरीर का नहीं है, बल्कि मेरे मन का है, मेरी सेवा का है, मेरी बुद्धिमानी का है, मेरी निष्ठा का है। उन्होंने भारी किताबें उठाई और उन्हें अपने पलड़े पर रखा। ये किताबें ज्ञान का प्रतीक है। जहांपनाह, ये उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है जो मैंने अर्जित किया है, जो बुद्धिमत्ता मुझे प्राप्त है। ये ज्ञान एक गधे में नहीं होता। फिर उन्होंने शाही प्रतीक चिन्ह उठाया। ये शाही प्रतीक जहांपनाह बादशाह के प्रति मेरी निष्ठा, राज्य के प्रति मेरी सेवा, मेरे ओहदे और सम्मान का प्रतीक है। ये एक ऐसी चीज है जो एक गधे को कभी हासिल नहीं हो सकती। उन्होंने वजन के कुछ और पत्थर उठाए और अपने पलड़े पर रखे। ये वजन जहांपनाह मेरी कड़ी मेहनत, मेरे अनुभव, मेरे सलाह देने की क्षमता और सबसे बढ़कर आपकी सेवा में मेरी अटूट ईमानदारी और निष्ठा का प्रतीक है। ये सब मिलाकर मेरा मानसिक, नैतिक और सेवा संबंधी मूल्य बनता है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। अब जहांपनाह, इस तराजू को देखिए। एक पलड़े पर गधे का भौतिक मूल्य है और दूसरे पलड़े पर मेरा मानसिक, नैतिक और सेवा संबंधी मूल्य है। आप देखेंगे कि मेरा पलड़ा कहीं ज्यादा भारी है। ये ज्यादा वजन उस फर्क का प्रतिनिधित्व करता है जो मुझमें और एक साधारण गधे में है। फर्क है ज्ञान का, सम्मान का, सेवा का, निष्ठा का और उस बुद्धिमत्ता का जो राज्य के लिए उपयोगी है। पूरा दरबार ध्यान से सुन रहा था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा थोड़ा उतर गया था, लेकिन उन्हें लगा कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। बीरबल ने अभी तक मुल्ला दो प्याजा के अपमानजनक सवाल का सीधा और व्यंग्यात्मक जवाब नहीं दिया था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और सीधे मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। उनकी आंखों में अब हल्की सी शरारत थी। लेकिन जहांपनाह, मुल्ला जी का सवाल सिर्फ मुझमें और किसी गधे में फर्क पूछने का नहीं था। उनका सवाल था आप में और एक गधे में कितना फर्क है। इस आप में मैं शामिल हूं, जो आपके दरबार का सेवक हूं। और एक गधे के साथ उन्होंने मेरी तुलना की। और ये सवाल पूछा किसने? मुल्ला दो प्याजा ने। दरबारी उत्सुक हो गए। उन्हें लगा कि असली जवाब अब आएगा। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, एक गधे का काम होता है बोझ उठाना। वो शारीरिक बोझ उठाता है, लेकिन इस दरबार में हम दरबारियों को भी कई तरह के बोझ उठाने पड़ते हैं। राज्य के काम का बोझ, समस्याओं को सुलझाने का बोझ और कभी कभी मूर्खता का बोझ भी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में हल्का व्यंग्य आ गया था। एक गधा केवल अपने मालिक का बोझ उठाता है, लेकिन हम दरबार के सेवक बादशाह सलामत का बोझ उठाते हैं। और कभी कभी हमें उन लोगों का बोझ भी उठाना पड़ता है जो अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों या सवालों से दरबार का माहौल खराब करते हैं। फिर बीरबल ने तराजू की ओर इशारा किया। जहांपनाह, हमने फर्क मापा बुद्धिमत्ता, सेवा और सम्मान के आधार पर। लेकिन एक और फर्क है जो मुल्ला जी के सवाल ने उजागर किया है। वो फर्क है पूछने वाले का फर्क। उन्होंने तराजू के गधे वाले पलड़े की ओर इशारा किया। जहांपनाह, एक गधा, वो कभी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वह किसी इंसान से उसकी तुलना
किसी दूसरे जानवर से करे। एक गधा अपनी दुनिया में रहता है, अपना काम करता है। फिर बीरबल मुल्ला दो प्याजा की ओर मुड़े, लेकिन मुल्ला जी ने ये सवाल पूछा। एक इंसान होकर उन्होंने एक दूसरे इंसान, जो बादशाह का सेवक है, की तुलना एक गधे से की। ये सवाल पूछकर मुल्ला जी ने खुद अपनी बुद्धिमानी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने अपनी सोच का स्तर एक ऐसे स्तर पर गिरा दिया जहां से वे एक इंसान और एक गधे के बीच के असली फर्क को देख ही नहीं पाए। बीरबल ने एक पल का विराम लिया, फिर अपनी बात समाप्त की। तो जहां पनाह, मुझमें और इस गधे में जो फर्क मैंने इस तराजू पर मापा है, वो तो है ही, लेकिन मुल्ला जी के सवाल ने एक और फर्क पैदा कर दिया है। वो फर्क है पूछने वाले की बुद्धिमत्ता का फर्क। एक तरफ मैं हूं, जो बादशाह की सेवा करता हूं और ज्ञान का आदर करता हूं। दूसरी तरफ ये गधा है, जो शारीरिक बोझ उठाता है। और इन दोनों के बीच में मुल्ला जी का सवाल आता है, जो उनकी सोच के निम्न स्तर को दर्शाता है। बीरबल ने तराजू के गधे वाले पलड़े के पास पड़े वजन के पत्थरों में से एक उठाया और उसे मुल्ला दो प्याजा की ओर बढ़ाते हुए कहा, शायद जहां पनाह, इस फर्क को मापने के लिए हमें एक और चीज को तराजू में शामिल करना होगा। ये पत्थर मुल्ला जी की उस मूर्खता का प्रतिनिधित्व करता है जो उन्होंने ऐसा सवाल पूछकर दर्शाई है। बीरबल ने वो पत्थर मुल्ला दो प्याजा के हाथ में थमा दिया। मुल्ला दो प्याजा सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बीरबल ने उनकी ही तुलना एक गधे से करने के सवाल को पलटकर उनकी अपनी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया था। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे कुछ दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान आई और जल्द ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर जोर जोर से हंस रहे थे। बीरबल ने कितनी चतुराई से इस अपमानजनक सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने न केवल खुद को सम्मानजनक साबित किया, बल्कि सवाल पूछने वाले की मूर्खता को भी सबके सामने उजागर कर दिया। मुल्ला दो प्याजा शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वे न तो कुछ बोल पा रहे थे, न कुछ कर पा रहे थे। उनके साथी दरबारी भी चुपचाप खड़े थे। उनकी चाल पूरी तरह विफल हो गई थी। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। तुमने इस अपमानजनक सवाल को भी एक गहरे सबक में बदल दिया। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की ओर रुख किया। उनकी आवाज में सख्ती थी। मुल्ला दो प्याजा, तुमने आज दरबार के एक सम्मानित सदस्य का अपमान करने की कोशिश की। तुमने एक इंसान की तुलना जानवर से की। लेकिन बीरबल ने साबित कर दिया कि असली फर्क शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक होता है। तुम्हारी मूर्खता और ईर्ष्या ने तुम्हें आज छोटा साबित कर दिया है। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा को दंडित करने का आदेश दिया, ताकि भविष्य में कोई दरबारी किसी दूसरे का इस तरह अपमान न करे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की भरपूर प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए। बीरबल ने अपनी अक्ल, शांति और हाजिर जवाबी से न केवल खुद को अपमान से बचाया, बल्कि अपने दुश्मन को भी सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान और जानवर के बीच का असली फर्क केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वो सोच, व्यवहार और नैतिकता का होता है। और मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने वाला व्यक्ति, भले ही वो इंसान हो, अपनी हरकतों से अपनी गरिमा खो सकता है। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए और अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और संयम से देना चाहिए। कहानी 6। दोपहर का समय था। लाल किले का विशाल दरबार सजा हुआ था। चारों तरफ चमचमाती दीवारें, सुनहरे सिंहासन पर अकबर बादशाह विराजमान थे। दरबारियों की लंबी कतार, सामने बीरबल भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। अकबर के मन में आज कुछ नया करने की योजना थी। वो जानते थे कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन आज वो सोच रहे थे कि क्यों न ऐसा उलझा सवाल पूछा जाए
कि बीरबल भी सोच में पड़ जाए। दरबार में हर तरफ सन्नाटा छाया था। तभी अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा। अगर तुम उसका जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आपकी हर आजमाइश मंजूर है, पूछिए वो सवाल। अकबर ने आंखों में शरारत भरकर कहा, बीरबल, बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर दिन बढ़ती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? पूरा दरबार हैरान रह गया। हर कोई बीरबल की तरफ देखने लगा। सवाल मुश्किल था। दरबारियों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब की बार बीरबल फंस गए। बीरबल को अकबर ने अच्छे से जाल में फंसा दिया। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अकबर की तरफ देखा और बोले, जहां पनाह, ये सवाल जितना उलझा हुआ लगता है उतना है नहीं। मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, पर शर्त यह है कि मैं भी आपको एक सवाल पूछूंगा। अगर आप फंस गए तो फिर क्या होगा? अकबर मुस्कुराए, बोले, बीरबल, अगर तुम मुझे मेरे ही सवाल में उलझा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में सोने की अशर्फिया दूंगा। दरबार में ठहाके गूंज उठे। माहौल हल्का हो गया, पर सभी की नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, जहां पनाह, आपके सवाल का जवाब है लालच। लोग चौंक गए। बीरबल ने समझाया, लालच वो चीज है जो हर दिन बढ़ती है पर कोई उसे देख नहीं सकता। किसी के मन में कितनी बढ़ रही है नजर नहीं आता। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, कमाल कर दिया। लेकिन अब देखता हूं तुम मुझे कैसे उलझाते हो। पूछो अपना सवाल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, जहां पनाह, बताइए, आपके दरबार में सबसे बड़ा आदमी कौन है? अकबर हंसे, सबसे बड़ा आदमी? अरे ये क्या मुश्किल सवाल है। जाहिर है मैं सबसे बड़ा हूं। मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं। बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहां पनाह, यही तो आपकी गलती है। अकबर चौंक गए। गलती? कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर कोई सबसे बड़ा होता तो उसके ऊपर कोई नहीं होता, पर ऊपर तो खुदा है, इसलिए सबसे बड़ा खुदा है, हम सब उसके नीचे हैं। पूरा दरबार सन्न हो गया। फिर अचानक ठहाकों की बारिश हो गई। हर कोई हंस पड़ा। अकबर भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल, तुमने मुझे मेरे ही सवाल में फंसा दिया। तुम्हारी बुद्धि को सलाम। दरबार के कुछ जलने वाले दरबारी बीरबल की तारीफ देखकर कुढ़ने लगे। उनमें से एक दरबारी बोला, बीरबल, हर बार तुम ही चमकते हो। कोई और भी कभी अकबर के सवाल का जवाब दे पाए तो अच्छा लगे। बीरबल ने उसकी तरफ देखा और बोले, तो आप ही बताइए, अगर अकबर बादशाह सवाल पूछें और आप उल्टा जवाब दें तो क्या होगा? दरबारी सक्का गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल सही कहता है, हर किसी में चतुराई नहीं होती, इसलिए दरबार में बीरबल का अलग स्थान है। अकबर ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल को सोने की अशर्फिया दी जाए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अशर्फिया तो आपकी दया है, लेकिन असली इनाम आपकी मुस्कुराहट है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, बीरबल, अगर तुम्हारी बुद्धि न होती तो ये दरबार सुना लगता। नई सीख। इस कहानी से अकबर ने समझा कि कभी कभी सबसे ऊपर होते हुए भी कोई न कोई हमसे बड़ा जरूर होता है। और बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कहानी 7। एक दिन दरबार में ज्ञान और उसकी परिभाषा पर चर्चा चल रही थी। कई विद्वान अपनी अपनी राय दे रहे थे। मुल्ला दो प्याजा ने बड़ी शान से अपने विशाल पुस्तकालय और पढ़ी हुई किताबों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ज्ञान का उच्चतम रूप वही है जो सदियों से संचित है, जो हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में अंकित है। असली ज्ञान तो किताबों से आता है, और जिसने जितनी अधिक किताबें पढ़ी हैं, वो उतना ही ज्ञानी है। तभी मुल्ला की नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से सुन रहे थे और बीच बीच में मुस्कुरा रहे थे।
मुल्ला को बीरबल की ये शांत मुस्कान चुभ गई। उन्हें लगा जैसे बीरबल उनकी विद्वत्ता का मजाक उड़ा रहे हों। मुल्ला ने बीरबल को सीधे चुनौती देने का फैसला किया। मुल्ला दो प्याजा ने थोड़ा गला साफ किया और ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, ज्ञान की बात चल रही है तो मुझे बीरबल से एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे। ये महोदय अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि इनका ज्ञान कितना गहरा है। क्या इनका ज्ञान किताबों में लिखे ज्ञान से ऊपर है या ये केवल किस्से कहानियों और लोक चतुराई तक सीमित है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की उत्सुकता थी। वे जानते थे कि मुल्ला अक्सर बीरबल को उकसाते रहते हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि बीरबल किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। पूछो मुल्ला साहब, अकबर ने कहा, आज देख लेते हैं कि किसका ज्ञान कितना है। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की ओर घूरते हुए कहा, बीरबल साहब, मैं आपसे एक ऐसी चीज लाने को कहता हूं जो ये साबित करे कि आपका ज्ञान किताबों में लिखे ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। मेरा मानना है कि उच्चतम ज्ञान में एक विशेष सुगंध होती है जो केवल सच्चे विद्वानों को ही महसूस होती है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझे उस ज्ञान की सुगंध का अनुभव कराएं। आपके पास इसके लिए 7 दिन का समय है। यदि आप उस सुगंध को लाने में असफल रहे या ये साबित न कर पाए कि आपका ज्ञान किताबों के ज्ञान से बढ़कर है, तो आपको दरबार में यह स्वीकार करना होगा कि आप केवल एक चतुर व्यक्ति हैं, ज्ञानी नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ज्ञान की सुगंध, ये कैसी अजीब चुनौती थी। सुगंध तो फूलों की होती है, इत्र की होती है, खाने की होती है। ज्ञान की सुगंध भला क्या होती है और उसे लाया कैसे जा सकता है? दरबारियों को लगा कि इस बार मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जिससे निकलना असंभव है। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर आत्मविश्वास और कुटिलता का भाव था। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार हार मान लेंगे। अकबर भी थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि वही हल्की मुस्कान थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम मुल्ला साहब की चुनौती स्वीकार करते हो? ज्ञान की सुगंध लाना कोई आसान काम नहीं लगता। बीरबल ने अदब से सर झुकाया। जहां पनाह, यदि मुल्ला साहब को लगता है कि ज्ञान की कोई सुगंध होती है और वे उसे महसूस करना चाहते हैं, तो मैं उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करने का प्रयास करूंगा। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। मुझे 7 दिन का समय चाहिए। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, 7 दिन? बहुत ज्यादा है। 3 दिन काफी होंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुल्ला साहब ने उच्चतम ज्ञान की सुगंध मांगी है। उच्चतम चीजों को ढूंढने में समय लगता है। 7 दिन उचित समय है। अकबर ने फैसला सुनाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। 7वें दिन इसी दरबार में तुम्हें मुल्ला साहब द्वारा मांगी गई ज्ञान की सुगंध लेकर आना होगा और साबित करना होगा कि तुम्हारा ज्ञान वाकई किताबों से बढ़कर है। यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हें मुल्ला साहब की बात माननी होगी। जैसा हुक्म जहां पनाह, कहकर बीरबल ने सलाम किया और दरबार से चले गए। दरबारियों के बीच फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था, मुल्ला साहब ने क्या गजब की चाल चली है। कोई कह रहा था, बीरबल इस बार फंस गए। मुल्ला दो प्याजा फूले नहीं समा रहे थे। वे अपने समर्थकों से कह रहे थे, बीरबल की अक्ल केवल मामूली मामलों में चलती है। ज्ञान की गहराई का उन्हें क्या पता। असली ज्ञान तो शास्त्रों में है और उसकी सुगंध केवल वही पहचान सकता है जिसने वर्षों तक तपस्या की हो। बीरबल भला क्या लाएगा? कोई इत्र या फूल ले आएगा और उसे ज्ञान की सुगंध बता देगा। अगले 7 दिन तक मुल्ला दो प्याजा बहुत खुश रहे। वे दरबार में और शहर में ये कहानी सुनाते रहे कि कैसे उन्होंने बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी है जिसका सामना करना उनके बस में नहीं। उन्होंने अपनी विद्वत्ता का और भी अधिक बखान करना शुरू कर दिया। इधर बीरबल इन 7 दिनों में कहीं दिखाई नहीं दिए। वे अपने घर में रहे या शहर में घूमे
ये किसी को नहीं पता था। दरबार में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ लोग चिंतित थे, जबकि मुल्ला दो प्याजा और उनके समर्थक खुशी से इंतजार कर रहे थे कि 7वें दिन बीरबल कैसे शर्मिंदा होंगे। 7वां दिन आ गया। दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था, बल्कि आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि बीरबल ज्ञान की सुगंध कैसे लाते हैं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। मुल्ला दो प्याजा अपनी निर्धारित जगह पर बैठे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और थोड़ी विजयी मुस्कान थी। नियत समय पर बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ एक बूढ़ा किसान और उसका युवा बेटा था। किसान के कंधे पर एक बड़ी सी गठरी थी, जो कपड़े में लपेटी हुई थी। गठरी से एक तेज, अजीब सी गंध आ रही थी। ये गंध किसी इत्र या फूल की नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसी थी जिसे दरबार के सभ्य और स्वच्छ वातावरण में रहने वाले लोग तुरंत पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन वो नाक में चुभ रही थी। मुल्ला दो प्याजा ने गठरी और उससे आती गंध को देखकर मुंह सिकोड़ लिया। उनके चेहरे का आत्मविश्वास थोड़ा कम हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल कोई मजाक करने आए हैं। बीरबल ने अकबर और मुल्ला दो प्याजा को अदब से सलाम किया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम ज्ञान की सुगंध ले आए? और ये गठरी कैसी है और इससे ये अजीब गंध क्यों आ रही है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहां पनाह, मैं ज्ञान की सुगंध ले आया हूं। ये वही है जो इस गठरी में है, और ये गंध, ये उसी सुगंध का हिस्सा है जिसे मुल्ला साहब महसूस करना चाहते हैं। मुल्ला दो प्याजा गुस्से से बोले, ये क्या बकवास है बीरबल? ये कैसी दुर्गंध है? क्या यही तुम्हारी नजर में ज्ञान की सुगंध है? तुम हमारा अपमान कर रहे हो। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जरा धैर्य रखें मुल्ला साहब, पहले इसे ठीक से देखें और फिर फैसला करें। बीरबल ने किसान से इशारा किया। किसान ने धीरे धीरे उस गठरी को खोलना शुरू किया। जैसे ही गठरी खुली, उससे आती गंध और तेज हो गई। गठरी के अंदर ताजी मिट्टी, प्याज, लहसुन और कुछ अन्य सब्जियों के पत्ते थे। साथ ही पसीने से तर एक पुरानी कुदाल और एक फटे हुए कपड़े का टुकड़ा भी था। दरबार में बैठे लोग नाक सिकोड़ने लगे। मुल्ला दो प्याजा गुस्से से लाल हो गए। ये क्या है बीरबल? ये कूड़ा करकट, क्या तुम इसे ज्ञान की सुगंध कहते हो? ये मेरा और जहां पनाह का अपमान है। बीरबल ने शांत और गंभीर होकर जवाब दिया, मुल्ला साहब, यही है ज्ञान की सुगंध, लेकिन उस ज्ञान की सुगंध जो असली है, जो जीवन के अनुभवों से आता है, जो धरती से जुड़ा है, जो पसीने और मेहनत से अर्जित किया जाता है। ये ज्ञान उन किसानों का है जो दिन रात खेतों में काम करते हैं, धरती को जोतते हैं, बीज बोते हैं और हमारे लिए अन्न उगाते हैं। ये ज्ञान उन मजदूरों का है जो अपनी मेहनत से महल और इमारतें खड़ी करते हैं। बीरबल ने किसान और उसके बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह और मुल्ला साहब, इन लोगों के पास भले ही आपकी तरह मोटी मोटी किताबें ना हों, लेकिन इनके पास वो ज्ञान है जो जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है। ये जानते हैं कि कब बीज बोना है, कब फसल काटनी है, मिट्टी की तासीर कैसी है, मौसम का मिजाज कैसा है। ये जानते हैं कि अपने हाथों से कैसे काम करना है, कैसे पसीना बहाना है और कैसे अपने परिवार का पेट भरना है। बीरबल ने गठरी की ओर इशारा करते हुए अपनी बात जारी रखी। ये ताजी मिट्टी उस धरती की महक है जो हमें पालती है। प्याज और लहसुन उस भोजन का हिस्सा है जो हर गरीब और अमीर की भूख मिटाता है। पसीने से तर कुदाल और कपड़ा उस मेहनत की निशानी है जो इस साम्राज्य की नींव है। मुल्ला साहब, आप जिस ज्ञान की बात करते हैं वो किताबों में बंद है। वो ज्ञान शायद आपको तर्क वितर्क करना सिखाता है, दुनिया के बारे में बातें करना सिखाता है, लेकिन इन किसानों और मजदूरों का ज्ञान जीवन जीना सिखाता है, पेट भरना सिखाता है और असली दुनिया से जोड़ता है। यही असली ज्ञान है। जहां पनाह, बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, वो ज्ञान जो किताबों में नहीं मिलता,
जो गुरुकुलों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जो हमारे अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी है। जिस साम्राज्य की नींव किसानों और मजदूरों की मेहनत पर टिकी हो, वहां का सबसे उच्चतम ज्ञान वही है जो उन्हें जीवन जीने की राह दिखाता है। इस ज्ञान में कोई कृत्रिम सुगंध नहीं है। ये तो जीवन की सच्ची, कभी कभी तीखी, कभी कभी सोंधी गंध है। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखते हुए कहा, मुल्ला साहब, आप किताबों के ज्ञान को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन सोचिए, यदि ये किसान अन्न उगाना बंद कर दें, यदि ये मजदूर काम करना छोड़ दें, तो आपकी किताबों का ज्ञान किस काम आएगा? आप क्या खाएंगे? कहाँ रहेंगे? असली ज्ञान वह है जो जीवन को संभव बनाता है, जो हमें जमीन से जोड़े रखता है। इस ज्ञान की सुगंध में जीवन की सच्चाई है, मेहनत का पसीना है और जमीन से जुड़ाव है। ये सुगंध उस ज्ञान से कहीं ज्यादा मूल्यवान है जो केवल बहस करना सिखाता है। पूरा दरबार बीरबल की बात ध्यान से सुन रहा था। उनकी बातें सीधे दिल में उतर रही थी। दरबारियों ने महसूस किया कि बीरबल ने कितनी आसानी से ज्ञान की एक नई और सच्ची परिभाषा दे दी थी। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके पास बीरबल की बातों का कोई जवाब नहीं था। वे जिस कृत्रिम और थ्योरेटिकल ज्ञान पर घमंड कर रहे थे, बीरबल ने उसे जीवन के सच्चे और व्यावहारिक ज्ञान के सामने फीका साबित कर दिया था। अकबर, जो पूरी बात चुपचाप सुन रहे थे, बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी बातों की गहराई से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि बीरबल ने न केवल मुल्ला की चुनौती का जवाब दिया था, बल्कि ज्ञान के असली महत्व को भी उजागर कर दिया था। अकबर मुस्कुराए और जोरदार आवाज में कहा, बीरबल, तुम एक बार फिर खरे उतरे। तुमने मुल्ला साहब की चुनौती का जवाब ऐसे दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुमने हमें सिखाया कि ज्ञान केवल पोथियों में बंद नहीं होता, बल्कि वो हमारे आसपास, हमारे जीवन में, हमारी मेहनत में और हमारी धरती में समाया होता है। असली ज्ञान वही है जो जीवन को बेहतर बनाए। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। मुल्ला शर्मिंदगी से झुके हुए थे। अकबर ने उनसे कहा, मुल्ला साहब, आपको अपनी विद्वत्ता पर घमंड था, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि ज्ञान का असली स्रोत क्या है। बीरबल ने आज आपको और हम सबको ये पाठ पढ़ाया है। ज्ञान की सबसे ऊंची सुगंध वही है जो जीवन की सच्चाई से आती है। अकबर ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए। उन्होंने उस किसान और उसके बेटे को भी इनाम दिया और उनकी मेहनत का सम्मान किया। अकबर ने घोषणा की कि आज से दरबार में ज्ञान पर चर्चा करते समय केवल किताबों में लिखे ज्ञान को ही महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि जीवन के अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान को भी समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। मुल्ला दो प्याजा की चुनौती उन पर ही भारी पड़ गई थी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें सार्वजनिक रूप से परास्त कर दिया था। मुल्ला दो प्याजा ने उस दिन ये सबक सीखा कि ज्ञान का घमंड करना मूर्खता है और सच्चा ज्ञान जीवन के अनुभवों से आता है, जिसे किसी किताब में बांधा नहीं जा सकता और जिसकी सुगंध किसी इत्र जैसी नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई जैसी होती है। बीरबल की इस जीत ने दरबार में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया और दरबारियों के बीच उनका सम्मान और भी बढ़ गया। वे जानते थे कि बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, और उनकी बुद्धिमानी हमेशा सत्य और न्याय पर आधारित होती है। मुल्ला दो प्याजा इस घटना के बाद कुछ समय के लिए शांत हो गए, लेकिन बीरबल से उनकी ईर्ष्या पूरी तरह